KRA हो गया, KPI हो गया। अब उसके सामने आप एक कॉलम बनाओ अचीवमेंट। तो जब आप मंथली मीटिंग लेते हो, मंथली रिपोर्टिंग लेते हो, तो आप देखो कि आपने उसको भले ही साल भर का KRA दिया है या फिर क्वार्टरली KRA दिया हुआ है, तो हर मंथ उसका रिपोर्टिंग जरूर लो कि वो KRA को साध्य करते हुए, उस KPI को ध्यान में रखते हुए उसने अचीव कितना किया। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि MSME है, उनके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड होता है, या फिर ऐसा कहे कि जितने रिसोर्सेस है उनमें से ही उनको अपनी ग्रोथ लानी है, जितने लोग हैं उनमें से ही उनको वो काम अपना जो भी है, प्रोडक्शन है या ट्रेडिंग है, वो करना है। अब कितने भी लोग हैं, उनके पास 20-25 हो या 100 हो, तो उनके पास से ही वो सब काम उनको कराना है। तो ये काम करते हुए उनको HR की बहुत जरूरत है। अब उनके पास इतना भी पर्याप्त काम नहीं है कि उनके लिए वो पूरी तरह से 8 घंटे का कोई या फिर 365 डेज के लिए कोई HR मैनेजर अपॉइंट करे। तो उनको हेल्प करने के लिए उनके पास जो भी कोई व्यक्ति हो, जो कोई पेरोल बनाता है, जो कोई इंटरव्यूज लेता है या फिर रिक्रूटमेंट करता है, कोई तो एक व्यक्ति होगा जो ये सारी चीजें देखता है, अटेंडेंस देखता है। तो ये ऐसे वाले व्यक्ति भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो भी ठीक तरह से काम कर पाएंगे। HR के लिए वो अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं इन वीडियो के जरिए, क्योंकि इसमें मैं पूरे जितने भी आज तक अपने सत्र हुए हैं उसमें से बहुत डिटेल में बताया है कि हमने एम्प्लॉइज के साथ किस किस तरह के बर्ताव करने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे KRA और KPI की। लास्ट सत्र में हमने देखा था JD क्या होता है, जॉब एनालिसिस क्या होता है, वो कैसे बनाते हैं, राइट। आज हम बात कर रहे हैं कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन तो बना लिया, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो दे दिए, लेकिन उसमें से रिजल्ट क्या चाहिए, फोकस क्या है उस पोजीशन का, उस पोजीशन में जो हमने टू डू लिस्ट बनाई है, जो JD बनाया है, वो काम तो सारे किए। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे हमने लिखा कि भाई एक कोई सेल्स पर्सन है, वो सेल्स पर्सन का काम है कि बाहर जाके फील्ड में जाके जो प्रोस्पेक्ट्स है उनको क्लाइंट बना के लाए और अपना ग्रोथ करे। अब ये जो सेल्स पर्सन है वो उसने कहा कि मैं, जैसा मैंने बताया था कि उन लोगों के पास गया, मैंने उनको अपना विजिटिंग कार्ड दिया, ब्रोशर दिया, प्रेजेंटेशन दिया, फिर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और मैंने ये काम पूरे महीना भर किया है। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, क्या वो जो प्रोस्पेक्ट थे वो अपने क्लाइंट बने कि नहीं बने? अगर बने तो अच्छी बात है, मतलब आपने आपके फोकस को क्लियर अंजाम दे दिया। अगर नहीं बने तो क्यों नहीं बने, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स थे, क्या चैलेंजेस थे जिसकी वजह से नहीं बने, वगैरह वगैरह। अगर ये जो है इसी को KRA की रिजल्ट एरिया कहा जाता है। की रिजल्ट एरिया नाम से ही पता चलता है कि रिजल्ट क्या निकला। आपने भले ही 25 काम किए इस महीने में, लेकिन उससे रिजल्ट जो उस पोजीशन से चाहिए क्या वो मिला है आपको, ये देखना है। KRA को कुछ जगहों में की परफॉर्मेंस एरिया भी कहते हैं। तो आपने परफॉर्म क्या किया, आपका जो पोजीशन है उसमें आपने क्या परफॉर्मेंस लाया। अब जो सेल्स पर्सन है उनका तो KRA जो एकदम सिंपल होता है कि उनके टारगेट से उसको मैप किया जाता है। लेकिन अगर कोई अकाउंटेंट हो तो आप कहेंगे अभी अकाउंटेंट का हम KRA कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, क्या आना चाहिए उसमें, हम जरूर देखेंगे आगे चल के। ये हो गया KRA। KPI के बारे में हम बाद में ही बात करेंगे, पहले हम देखेंगे KRA को। KRA बनाते वक्त हमने ये देखना चाहिए वो उस पर्टिकुलर पोजीशन से हमको क्या रिजल्ट चाहिए। अब जैसे मैंने बताया अकाउंटेंट है या फिर कोई बैक ऑफिस का पर्सन है, तो उसका जो काम है उससे आपने क्या अपेक्षा आप करते हैं, उसमें से क्या रिजल्ट आपको चाहिए। वो हो सकता है कि नंबर्स में रिजल्ट हो या फिर एक्यूरेसी, 0 डिफेक्ट, ये भी रिजल्ट होता है। ये है क्या उसका जो काम है उससे बाकी की टीम को भी कुछ जो है उसका काम कंप्लीट होता है क्या, वो पोजीशन होने की वजह से। तो इसके लिए ये KRA के पॉइंट्स आपने लिखने हैं। तो इस तरह से KRA जो है वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते वक्त आउटपुट क्या देता है इसके ऊपर गौर करता है, और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते वक्त उसने कौन से एरियाज पे ध्यान देना चाहिए, कहां फोकस देना चाहिए, इसकी भी बात करता है KRA। KRA ये भी करता है कि मेरे जो इंडिविजुअल गोल्स है और मेरी जो टीम के गोल्स है
उसको मैंने अचीव करना है, इसके लिए भी KRA काम करता है। एक KRA होता है जो खुद का है और एक KRA होता है जो अपनी टीम का है, अपने डिपार्टमेंट का KRA है। तो डिपार्टमेंट ने जो रिजल्ट देना है कंपनी को, तो उसमें मेरा रोल क्या है, मैंने क्या गोल अचीव करना चाहिए, और मेरा गोल अचीव करते करते मेरे डिपार्टमेंट्स के भी जो बाकी के लोग हैं उनके KRA के साथ, उनके फोकस के साथ, उनके रिजल्ट्स के साथ मेरा रिजल्ट कैसे मैप करता है, ये भी KRA में होता है। जब हम KRA लिखते हैं तो न केवल हम एक व्यक्ति का लिखते हैं ना, हम सभी लोगों का लिखते हैं, और हर व्यक्ति किसी ना किसी डिपार्टमेंट का एक हिस्सा होता है। तो डिपार्टमेंट का गोल, डिपार्टमेंट का रिजल्ट, डिपार्टमेंट का फोकस, ये भी रिफ्लेक्ट होता है एक इंडिविजुअल के KRA में। इसके साथ होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, मतलब इंडिविजुअल गोल हो गया, डिपार्टमेंटल गोल हो गया, और सब डिपार्टमेंट मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने के लिए भी एक साथ काम करते हैं। इसमें भी KRA का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व आ जाता है। इसके साथ हमने देखा कि इसमें एक क्लैरिटी होती है अपने गोल की, दूसरा होता है कि हम टीम के साथ कैसे काम करेंगे, तीसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम काम करते हुए कहीं पे अटक जाए, कहीं पे रुक जाए, कहीं पे डिसीजन लेने का जब वक्त आता है तो वो डिसीजन हम कैसे ले। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिस्ट है उसमें अगर कुछ मुझे बताया गया है या फिर मेरे SOP बने हुए, जो स्टेप्स बने हुए हैं, लेकिन मुझे अब डिसीजन लेना है कि अगर इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट को मुझे अगर क्लाइंट बनाना है तो मुझे शायद कुछ ना कुछ उसमें डिसीजन लेना है, कुछ ना कुछ स्टेप्स जो है वो नहीं करनी है, ये करना है क्योंकि मुझे ये रिजल्ट लाना है। तो उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग होता है या फिर कहीं पर प्रायोरिटाइजेशन होता है, मैं प्रायोरिटी पहले किसको दूं, ये अगर जब करने का वक्त आता है तब KRA हमको ज्यादा काम में आता है। अब ये जो KRA होता है, जैसे हमने देखा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने लिखी जॉब डिस्क्रिप्शन में, वो चाहे तो 25 लाइंस की हो सकती है, लेकिन KRA जो रहता है, की रिजल्ट एरिया जो रहता है, वो मिनिमम 1, मैक्सिमम 3 to 4, उससे ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम फोकस जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 के ऊपर कर सकते हैं। अगर हमने पूरा 10 लाइन का अगर हमने KRA लिखा तो हो सकता है कि कोई भी एक चीज हमारी फोकस से कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि नाम में ही है कि रिजल्ट उसमें से लाना है, और KRA इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फोकस ऑफ योर वर्क, कि वहां से आपको रिजल्ट लाना है। अगर मैंने उसको 10 फोकस दे दिए तो कहीं भी वो ठीक से फोकस नहीं कर पाएगा। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब हम देखते हैं KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब ये क्या अलग है KRA से या कैसे जुड़ा है KRA से, ये हम देखेंगे। जैसे नाम में ही है इंडिकेटर, तो इंडिकेटर जैसे ही हम कहते हैं, जैसे हम कहीं फ्लाइट से जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि फ्लाइट के टाइमिंग कब है और उसका नंबर क्या है। ट्रेन से अगर जा रहे हैं तो ट्रेन के टाइमिंग क्या है, ये हम देखेंगे। अगर हम लोकल से कहीं आ जा रहे हैं तो लोकल का इंडिकेटर क्या बताए, कितने बजे वो ट्रेन आएगी या पर्टिकुलर बस आएगी, तो जो भी है तो उसका जो नंबरिंग है उसको इंडिकेटर में बताया जाता है। तो इंडिकेटर इज व्हाट, अगर हम सिर्फ उसका मीनिंग देखें तो जो इंडिकेट करता है, जो बताता है, राइट। मोस्टली ये जो इंडिकेटर्स रहते हैं वो न्यूमेरिकल रहते हैं, वो मेट्रिक में चलते हैं। ओके, सो KRA में हमने क्या देखा कि रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो उस रिजल्ट का जो मेटिकुलसली हम अगर देखने जाए तो उसका नंबरिंग अगर हम देखने जाए तो KRA का जो मेट्रिक है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमको KPI में मिलती है। अब एक एग्जांपल देती हूं। सपोज एक सेल्समैन का अगर KRA है कि आपने 2 अलग अलग जो ज्योग्राफिकल एरियाज है वहां से क्लाइंट लाना, वहां के जो ये कुछ प्रोस्पेक्ट्स है उनको मिलना और उनको क्लाइंट बनाना या कस्टमर बनाना और लाना, ठीक है। अब KPI क्या बताता है, कितने ज्योग्राफिकल एरिया, 2 है, 4 है, 5 है, कितने टाइम में लाना है, 1 महीने में लाना है, 15 दिन में लाना है कि वीक में लाना है, और वो कितने नंबर्स लाने हैं, मतलब कितने क्लाइंट्स आपको लाने हैं। तो इसी को अगर हम KPI के लैंग्वेज में लिखा जाए तो KRA हो गया कि ज्योग्राफिकल, दिए हुए ज्योग्राफिकल एरिया से क्लाइंट लाना। अब KPI क्या हो गया, नंबर 1, 1 महीने में 15 क्लाइंट 5 अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया से आपको लाना है।
तो उसमें क्या आ गया, क्या इंडिकेट हो गया, आपका टारगेट इंडिकेट हो गया, कितने क्लाइंट लाना है, कितने ज्योग्राफिकल एरिया से लाना है, कितने टाइम में लाना है। ठीक है, तो इस तरह से KRA और KPI का एक अलग से जुड़ाव हो जाता है, संबंध एक दूसरे से होता है, KRA है और KPI है। ओके, और समझते हैं। KPI जो है वो आपको बताता है कि KRA को आपने कौन से हद तक या कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू तक आपको कंप्लीट करना है, उसका वो आपको इंडिकेट करता है। जैसे अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का 100% एक्यूरेसी। अब आप कहेंगे हाँ वो तो 100% एक्यूरेसी होनी ही चाहिए ना, तो वो बताने की जरूरत क्या है। तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये उसका KRA हो गया। कितनी होनी चाहिए, कुछ जगह होते 99.99% ऐसे भी लिखते हैं लोग, तो 100% होनी चाहिए। उसका जो स्टैच्यूटरीज टाइम पे देनी चाहिए, तो उस पे भी एक फिर डिटेल आएगा, जैसे GST कब भरना है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों में है, उनके वहां के जो लैंड के लॉज है, उस तरह से उनका जो टाइमिंग है, डेट्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू में वो KPI में आप लिखेंगे। जैसे कोई अकाउंटेंट है, उसने 10,000 का एक चेक देना है या 10,000 किसी को ट्रांसफर करना है, गलती से वहां पर एक जीरो और ऐड हो गया, क्या हो जाएगा। तो इस तरह से KPI में ये लिखना जरूरी होता है। अब ये पता सबको है, ये करना है ये भी पता है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी पता है, लेकिन फिर से एक बार बताती हूं कि जब हम कुछ चीज लिखते हैं, राइटिंग में देते हैं ना, तो उसका वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है, वो ध्यान में आ जाता है और उसको कॉन्सेंट्रेट करके उसको अंजाम दिया जाता है। तो इसके लिए KPI लिखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये KRA को अचीवेबल कितना है, अचीव कितना किया, ये बताता है, और ये भी बताता है कि इसके माइलस्टोन्स क्या है, कब तक करना है। जैसे अगर किसी को बताया कि आपने 1 साल का आपका टारगेट इतना है, तो 1 महीने में कितना अचीव करना है, 3 महीने के क्वार्टरली कितना अचीव करना है, तो इस तरह से वो बताता है। और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस तरफ हमने कैसे कैसे बढ़ना है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि KRA बताते वक्त ही बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन होता है 2030 तक हमको यहां तक पहुंचना है। तो ये जो इंडिविजुअल KRA बनते हैं या फिर जो डिपार्टमेंटल KRA बनते हैं, उसमें वो अलग अलग विभाजन उसका किया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट से कितना योगदान आएगा, कौन कौन जो है उसमें जो काम कर रहे लोग वो अपना अपना क्या योगदान देंगे। तो वो योगदान ही है जो जिसको हमने KRA और KPI में ढाला है। अब इसका आगे क्या करना है देखते हैं। तो KRA हो गया, KPI हो गया। अब उसके सामने आप एक कॉलम बनाओ, अचीवमेंट। तो जब आप मंथली मीटिंग लेते हो, मंथली रिपोर्टिंग लेते हो, तो आप देखो कि आपने उसको भले ही साल भर का KRA दिया है या फिर क्वार्टरली KRA दिया हुआ है, तो हर मंथ उसका रिपोर्टिंग जरूर लो कि वो KRA को साध्य करते हुए, उस KPI को ध्यान में रखते हुए उसने अचीव कितना किया। जैसे किसी का टारगेट अगर हो, उसको 50,000 अचीव करना था, तो महीने में उसने 10,000 ही अचीव किया, क्यों इतना कम किया, क्या प्रॉब्लम हुआ। तो वो कहेगा नहीं बहुत बारिश आई थी और फिर पूरा 15 दिन मार्केट ही बंद था, ये हो सकता है। तो हर चीज को अगर उसने अचीव नहीं किया है तो उसको क्यों अचीव नहीं किया, इस पे डांटने के पहले, हाँ, या फिर डांटने के अलावा, या डांटो ही नहीं मैं तो कहूंगी, तो उसको ये पूछा जाए कि चैलेंज क्या था, क्यों नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये जो हम के रिजल्ट एरिया लेते हैं या फिर इंडिकेटर्स लेते हैं, वो कुछ हम ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, उसका जो भी काम करने का तरीका है या फिर उसका जो रोल है, उससे कहीं हमने ज्यादा तो नहीं दे दिया, ये हमने जरूर सोचना चाहिए। इसीलिए KRA और KPI बनाते वक्त वो जो इंडिविजुअल है उसके साथ में आपने बैठना चाहिए, वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ में बैठ के KRA बनाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसमें बहुत टाइम जाएगा, नहीं जाता है, जस्ट ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में ये काम हो जाएगा। अब हर एम्प्लॉय को इतना वक्त तो आपने देना जरूरी है, उसके साथ बैठिए भाई, आपका अब भले आपने बनाया हो, उसके साथ डिस्कस कीजिए, उसके जो SWOT एनालिसिस है उसके वो तो तैयार होंगे ही आपके पास। SWOT एनालिसिस सबको पता ही है, SWOT। उसके स्ट्रेंथ क्या है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, उसके वीकनेसेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है वो पर्टिकुलर पोजीशन की और उसमें जो वो काम कर रहा है, और थ्रेट क्या है उसको, वो क्यों कर नहीं पाएगा इफ एट ऑल, अगर उसकी कोई चैलेंज है तो वो क्या है। तो ये आपको जरूर पहले समझनी है, उसके बाद में आप उसके साथ बैठो, उसका KRA डिस्कस करो, उसको पूछो भाई आपका ये टारगेट है, अचीवेबल है नहीं है,
अब होता है कि लोग पहले ही बोलते हैं नहीं 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 होगा, तो आप तो उसके सीनियर हो ना, आप उसके ओनर हो, आप उसके सीनियर हो, तो आप उसको बताएंगे कि कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने ये पहले काम किया हुआ होगा, तो आप उसको बता सकते हैं कि आप इस तरह से करेंगे तो होगा, टीम है आपके साथ, मैं हूं आपके साथ, तो ये हो सकता है, आप करके तो देखो। फिर उसका हर महीने एक रिपोर्ट ले लो। तो जैसे मैंने बताया, एक कॉलम हो गया केआरए का, दूसरा कॉलम हो गया केपीआई का। अब एक केआरए के साथ 4 केपीआईज हो सकते हैं। हर केआरए मैंने बताया कि 2 या 3 होने अच्छा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हर एक केआरए के साथ आप केपीआई जितना चाहे जोड़ सकते हैं उसको, जैसे टाइमलाइन हो गया, नंबर्स हो गया वगैरह। अब उसके सामने आप एक कॉलम बनाएंगे अचीवमेंट। तो वो जो अचीवमेंट का कॉलम है, हर महीने आप उसमें लिखेंगे कि वो कहां तक पहुंचा है, कहां तक काम कर रहा है। ये नहीं कि उसको एक साल भर का टारगेट दिया है और वो साल अगर खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो वो जनवरी और फरवरी में हरेस होगा, खुद ही बहुत डिप्रेस होगा कि अरे मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। ये अगर नहीं होना है तो आप हर महीने उसका रिपोर्टिंग जरूर लीजिए। रिपोर्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केआरए एंड केपीआई। तो अचीवमेंट उसका आ गया। अचीवमेंट के सामने आप उसको पॉइंट्स दीजिए, या फिर उसको आप जो भी मार्क्स है वो दीजिए, रेटिंग दीजिए, और इस तरह से हर महीने का उसका जो रिकॉर्ड है आप बनाते रहिए। तो अब जब अपने पास रिजल्ट आ गया, उसका रेटिंग आ गया, अब इसका क्या करना है। तो पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा था पीएमएस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो रिव्यू लेना है, तो रिव्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ बिगर टर्म देन जस्ट रेटिंग फॉर इंक्रीमेंट। इट्स अ वेरी बिग टर्म। परफॉर्मेंस रिव्यू जो होता है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है। केआरए केपीआई भी पीएमएस के ही अंग है। जैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने के लिए जो सिस्टम हमने डालनी है उसका ही एक पार्ट है केआरए केपीआई। उसका दूसरा पार्ट है अचीवमेंट और उसके इंडिकेटर्स, उसके जो रेटिंग्स है वो पार्ट है। और तीसरा पार्ट है कि ये जो रेटिंग्स अपने पास आए हैं उसका क्या करना है। तो पीएमएस का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट हम इंक्रीमेंट के वक्त या प्रमोशन के वक्त यूज करते हैं। अब बहुत सारी जगह, जैसे पिछले सत्रों में हमने देखा है कि इंक्रीमेंट कैसे की जाती है। तो इंक्रीमेंट करना जरूरी नहीं है, ये तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो सामने से इंक्रीमेंट देती है। कितने परसेंटेज से इंक्रीमेंट होनी चाहिए ये हर कंपनी पे, हर इंडस्ट्री पे, हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसके लिए जो बेस रहता है, ये जो बेस है वो हमको ये पीएमएस की सिस्टम देती है। तो ये जो केआरए केपीआई के रिजल्ट आए हैं, उसके रेटिंग्स आए हैं, इसका उपयोग आप साल भर का जो आपका इंक्रीमेंट या प्रमोशन के जो डिसीजंस है ये इसके ऊपर आप ले सकते हो। अब हमने हर महीने का देखा है, तो अगर आपका इंक्रीमेंट साइकिल अगर एवरी अप्रैल आता है तो उसका जो हमारे पास हर महीने जो हमने उसके रिपोर्ट निकाले हैं, हर महीने जो हमने उसको रेटिंग्स दिए हैं या मार्क्स दिए या परसेंटेज दिए हैं, तो उसका आपको उपयोग हो सकता है कि किसी भी एक पर्सन को अगर आप इंक्रीमेंट देंगे तो कौन से बेसिस पे देंगे। तो आपका एक बेसिस तैयार हो गया। कितना इजी है ना। तो इसलिए हमने इसको हर महीने मैप करना चाहिए, हर महीने चेक करना चाहिए और उसके रिजल्ट संभाल के रखने चाहिए। बहुत बार होता यह है कि हम इंक्रीमेंट जो है वो 10% डिक्लेयर कर दिया, तो क्या होता है, या 7% सबको, मतलब सबको समान डिक्लेयर कर दिया, तो जो काम करने वाला बंदा सोचता है कि जो ज्यादा काम ठीक से नहीं कर रहा है या फिर उसका दिया हुआ काम भी वो ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसको भी उतना ही इंक्रीमेंट मिलता है, मुझे भी उतना ही मिलता है, तो मैं इतना काम क्यों करूं। हो सकता है ऐसा वो सोचे। जो दूसरा बंदा है वो क्या सोचता है, करे ना करे काम ठीक से, लेकिन मुझे इंक्रीमेंट तो उसको जितना मिलता है उतना ही नहीं मुझे मिलता है ना, तो ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है। ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए जो रेटिंग है वो आपके काम में आएंगे कि जो ठीक से ढंग से काम कर रहा है, जो केआरए केपीआई पे, उसके फोकस पे, उसके इंडिकेटर्स पे काम कर रहा है और कंट्रीब्यूशन दे रहा है कंपनी को, तो ये सारी जो चीजें हैं उसका आपके पास ये जो रिकॉर्ड या रिपोर्ट्स जनरेट हुए हैं पीएमएस के इस पर्टिकुलर काम की वजह से, उसका आप उपयोग कर सकते हैं उसको प्रमोशन देने के लिए, उसको इंक्रीमेंट देने के लिए। उसको हो सकता है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको वहां ट्रांसफर कर सकते हो आप, उसको एक टीम दे सकते हो कि वो अपनी टीम ठीक से, क्योंकि उसने अभी वो क्या जो रिजल्ट है उसमें प्रूव किया है ना कि उसको जो काम दिया जाता है वो ठीक से करता है, उसका स्वॉट एनालिसिस आपके पास है। तो इस सारी चीजों को लेकर
आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का आपकी कंपनी में एक स्थान है वो निश्चित भी कर सकते हैं। तो इतने सारे फायदे हैं KI और KPI के जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। हम आगे चल के जो है वो बहुत जल्दी पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं। मुझे पता है कि आप वेट कर रहे हो कि अच्छे स्टॉलवर्ड्स कैसे आएंगे और कैसे बात करेंगे, क्या चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, और चैनल जरूर सब्सक्राइब तो आपने तो किया ही होगा। बहुत सारे लोगों को आप इसके साथ जुड़ने के लिए कहिए, और कमेंट जरूर लिखिए, और लाइक तो आप करते ही है। सो थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, नैना नाइक, नया लक्ष्य HR मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, MSME एंड HR मैनेजमेंट, नर्चर एंड कल्चर जरूर याद रखिए।